सुप्रभात। मैं डॉक्टर नेहा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज। आज के लेक्चर का हमारा विषय है हिंदी आलोचना की विकास परंपरा का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय मैंने इसलिए लिखा है कि एक कक्षा में या फिर दो कक्षा में संपूर्णता पे इस पे बात करना संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे आज की कक्षा में आलोचना की विकास परंपरा और आलोचना के प्रकार को समझने का। फिर हम आगे के कक्षा में जो बातें रह जाएंगी उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस वाक्य को देखें तो आलोचना, सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है कि आलोचना किसे कहते हैं। अगर हम हिंदी साहित्य से अलग या फिर किसी भी विषय से जोड़े बिना आलोचना शब्द को देखें तो आलोचना एक मानव प्रवृत्ति है। वो अगर चार लोगों के बीच बैठता है, कुछ सोचता है दूसरे के बारे में, तो कहीं ना कहीं आलोचनात्मक प्रवृत्ति उसकी उस समय काम करती है, तो जिसको हम कहीं ना कहीं गुण दोष तक सीमित होकर देखते हैं। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य में आलोचना की बात करते हैं तब इसका फलक थोड़ा विस्तृत होता है। रचना के मूल्यांकन को केंद्र में रखकर कहीं ना कहीं आलोचना की बात की जाती है। एक मैं उक्ति और कथन के साथ इस अपने विषय की शुरुआत करूंगी, जिससे हमको आलोचना क्या है इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। किसी रचना को उसके रूप, शैली, साहित्यिक विशेषता तथा समाज सापेक्ष उसकी उपयोगिता को विशिष्ट देश काल में परखते हुए रचनाकार की मनस्थिति के सापेक्ष रखकर संपूर्णता में मूल्यांकन करना ही आलोचना कहलाती है, जिसके लिए समीक्षा, आलोचना, समालोचना जैसे शब्द प्रचलित है। इसका शब्दशः अर्थ होता है सम्यक निरीक्षण अथवा सम्यक दृष्टि। तो इस जो अवतरण है यह उस पे उसकी अगर हम व्याख्या करने का प्रयास करें तो किसी भी रचना को उसके रूप, शैली, अर्थात कोई भी रचना है तो उसका शैली पक्ष, उसका भाव पक्ष, देश काल और वातावरण में भी उसको देखने का प्रयास करेंगे कि तत्कालीन समय में स्थिति क्या थी इस रचना को रचने के समय। साथ ही जो रचनाकार है उसकी मन स्थिति को भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखता है आलोचक। साथ ही इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर उस रचना का संपूर्णता में मूल्यांकन करना ही समालोचना, समीक्षा या आलोचना कहलाती है। ये तीनों ही शब्द हम ध्यान रखेंगे कि तीनों ही शब्द समान है, समीक्षा कहें, आलोचना कहें या फिर समालोचना। अब हम बात करते हैं कि जो आलोचक है वो कैसा होना चाहिए। जो आलोचक है, क्योंकि उसको कई पक्षों को ध्यान में रखकर उसको रचना का मूल्यांकन करना है। समय, रचना की शैली, परिस्थितियां, साथ ही रचनाकार की मनस्थिति, इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब संपूर्णता में किसी रचना का मूल्यांकन करना हो या फिर उस पर सम्यक दृष्टि डालनी हो तो आलोचक कुशाग्र बुद्धि वाला और नीरछीर विवेक वाला होना चाहिए। तभी वह जाकर किसी भी रचना के प्रति, किसी भी आलोचना के प्रति न्याय कर सकता है। यह सब गुण होना एक आलोचक में अपेक्षित है। अब हम बात करते हैं कि आलोचना के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बाद हम आलोचना की विकास परंपरा को ध्यान में रखेंगे। आलोचना की बात अगर हम करें तो मूल रूप से सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना, यही इन्हीं दो आलोचना को ध्यान में रखकर किसी भी कृति का मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैद्धांतिक आलोचना की। जब सैद्धांतिक आलोचना की हम बात करते हैं या फिर सिद्धांत जब इस आलोचना पद्धति में जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं काव्य शास्त्रीय मूल्य जुड़ जाते हैं। काव्य शास्त्रीय मूल्य की अगर हम बात करें तो जो रचना का शैली पक्ष है, काव्यांग है, उसको दृष्टि में रख करके किसी भी कविता, किसी भी नाटक, कहानी, उपन्यास आदि का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि ये जो काव्य शास्त्रीय मूल्य है ये समय के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तित भी होते रहे हैं
जैसे कि हम बात करें रीतिकाल, जिसे आलोचना का प्रारंभिक दौर या फिर आधार कहा जा सकता है। हालांकि उसमें ज्यादातर काव्यांग, निरूपण और लक्षण ग्रंथ ही लिखे गए, लेकिन उस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं रचना का आधार या फिर मूल्यांकन का आधार काव्यांग रहे, रस रहा, अलंकार, छंद आदि। लेकिन जब हम बाद के आलोचना में देखते हैं, मतलब आधुनिक युग में जो भी आलोचनात्मक कृतियां लिखी गई, उस पे अगर हम दृष्टिपात करें तो वहां पे काव्य शास्त्रीय मूल्य जो है वे थोड़े बदले हैं, विस्तृत हुए, परिवर्तित हुए, या फिर कहें कि थोड़ी प्रगतिशीलता आई है। क्योंकि कहा जाता है कि जो मूल्य हैं वे समय के साथ बदलते रहते हैं। जो मूल्य मध्य युग में या फिर आदि काल में देखें तो प्रगतिशील कहा जाने वाला या फिर सकारात्मक होगा, हो सकता है बाद में चलकर वह मूल्य रूढ़ि बन जाए, इसलिए इसमें परिवर्तन होना भी अपेक्षित होता है। जैसे कि अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना देखें तो अगर अलंकारों को महत्व दिया गया है रीति काल में, लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को हम देखें तो उन्होंने अलंकार को केवल साधन स्वीकार किया है, कि अलंकार केवल काव्य ग्रहण के लिए साधन मात्र है, अनिवार्य तत्व नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सैद्धांतिक आलोचना है वे काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर केंद्रित है। साथ ही इस आलोचना प्रणाली के अंतर्गत रचना कैसी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, कविता क्या है, समाज से वो किस प्रकार जुड़ती है, इन सब तथ्यों पर भी विचार विमर्श किया जाता है, जिसका विश्लेषण कर व्यवहारिक आलोचना का सहारा लेकर इसको स्पष्ट किया जाता है। या फिर कहें कि जब हम एक सैद्धांतिक आलोचना के बाद जब हम व्यवहारिक आलोचना की बात करते हैं तो सिद्धांतों को स्थापित करना और उसको स्पष्ट करना, उदाहरण द्वारा उसको स्थापित करने के लिए व्यवहारिक आलोचना का सहारा लिया जाता है। अब हम जब व्यवहारिक आलोचना की बात करते हैं तो इसको हम कई उपभागों में बांटकर देख सकते हैं, क्योंकि जब सिद्धांतों को स्थापित करने, उसको स्पष्ट करने के लिए व्यवहारिक आलोचना का सहारा लिया जाता है, आधार लिया जाता है, तो इसमें विश्लेषण और व्याख्या का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए इसको कई उपभागों में हम बांटकर देखेंगे, जैसे कि प्रभावात्मक, व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक। अभी मूल रूप से हम 3 भाग में बांटकर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत है, प्रभावात्मक, व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक। जब हम बात करते हैं प्रभावात्मक आलोचना की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रभाव। जब कोई आलोचक किसी रचना को पढ़ता है तो कहीं न कहीं उस रचना का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है, उस प्रभाव से प्रेरित होकर वह अपने आलोचना ग्रंथ का प्रणयन करता है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि आलोचना का अर्थ है सम्यक दृष्टि, केवल गुण दोष तक सीमित नहीं है आलोचना, या फिर सम्यक मतलब पक्षपात वाली दृष्टि भी इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रभावात्मक आलोचना की बात करते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो रचनाकार है उसकी मनस्थिति, उसकी रचना का प्रभाव आलोचक पर पड़ता है और वह कहीं न कहीं वैयक्तिक होकर, कहीं न कहीं इसमें व्यक्तिनिष्ठता प्रधान हो जाती है, तब वह आलोचना ग्रंथ का प्रणयन करता है। व्यक्तिक भावों को कहीं न कहीं इसमें प्रमुखता दी गई, इसका ध्यान रखना है हमें। और प्रभाववादी आलोचना को सौष्ठववादी आलोचना भी कहा गया है। इसके प्रमुख आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी को माना गया है। अब हम बात करते हैं व्याख्यात्मक आलोचना की। व्याख्यात्मक आलोचना की अगर हम बात करें तो किसी भी रचना को पूर्णतः तटस्थ होकर किसी भी भाव में बिना बंधे हुए रचना का मूल्यांकन करना है इसमें, और इसको भी कई तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है, काव्य शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय दृष्टि से। ध्यान रखिएगा, जब हम व्याख्यात्मक आलोचना की बात करते हैं तो इसको भी हम 2-3 उपभागों में बांटते हैं, काव्य शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्री।
क्योंकि व्याख्यात्मक आलोचना का अर्थ है कि किसी भी रचना की व्याख्या करना मूल्यांकन करने के लिए, और व्याख्या जब हम करेंगे किसी रचना की तो काव्य शास्त्रीय आधार पर करेंगे, मनोवैज्ञानिक आधार पर करेंगे, समाजशास्त्री आधार पर करेंगे। इसलिए इन उपभागों को भी हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब हम बात करते हैं शास्त्रीय आलोचना की, तो शास्त्रीय आलोचना कहीं न कहीं जो सैद्धांतिक आलोचना है उससे समानता रखती है। जैसे कि सैद्धांतिक आलोचना में काव्यांग और काव्य शास्त्रीय मूल्यों के आधार पर रचना का मूल्यांकन किया जाता है, उसी तरह जब हम शास्त्रीय आलोचना की बात करते हैं तो कहीं न कहीं रचना में रस, अलंकार, भाषा, छंद आदि को ध्यान में रखते हुए रचना का मूल्यांकन किया जाता है, या फिर कहें कि रचना की व्याख्या या विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा मैं स्पष्ट कर दूं, शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में उपमा अलंकार की व्याख्या प्रमुख रूप से की है, तो इसे शास्त्रीय आलोचना कहा जा सकता है। अब दूसरी बात हम करें, दूसरे उपभाग पे आए तो मनोविश्लेषणात्मक आलोचना। अब इसमें क्या है, जो आलोचक होता है वह कहीं न कहीं रचनाकार के मनस्थिति को ध्यान में रखकर अपने आलोचना का विषय बनाता है। जैसे कि इसमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, जितने भी मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं वो कहीं न कहीं इसमें केंद्र में आते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना की अगर हम बात करें तो यह एक विस्तृत अवधारणा है। जब व्याख्यात्मक आलोचना की बात कर रहे हैं तो उसी के अंतर्गत है ये शास्त्रीय आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और ऐतिहासिक आलोचना। जब हम ऐतिहासिक आलोचना की बात करते हैं तो इसका अर्थ है किसी भी रचना को उसके समय के हिसाब से, समय के अनुसार उसका मूल्यांकन करना जब वह रची गई थी। एक बात और ध्यान देने वाली है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास पुस्तक में कहा भी है कि जब जब समय में परिवर्तन होता है साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम कहते हैं कि जो समय और समाज का प्रभाव, समय का जो प्रभाव होता है, तदयुगीन जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उसका प्रभाव तो साहित्य पे अवश्य पड़ता है। लेकिन जब हम ऐतिहासिक आलोचना की बात करते हैं तो उस विशिष्ट पुस्तक, जिस ग्रंथ पे आलोचना की जा रही है, जिस भी आलोचक की दृष्टि से की जा रही है, उस पे कहीं न कहीं इतिहास को ध्यान में, इतिहास और परंपरा को ध्यान में रखकर उस पुस्तक का मूल्यांकन किया जाता है। उस परिवेश, देश काल, वातावरण को ध्यान में रखकर आलोचना किया जाता है। अब इस दृष्टि से देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि जो है वो कहीं न कहीं ऐतिहासिक है। एक उक्ति द्वारा, एक अवतरण द्वारा मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक दृष्टि के बारे में कहा गया है, वे साहित्य की हर प्रवृत्ति और व्यक्ति को देश काल व्यापी संस्कृति में, सांस्कृतिक संबंध संदर्भ में रखकर देखने समझने के आग्रही थे। इसलिए हिंदी साहित्य को उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश साहित्यों और ब्राह्मण के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध, संत आदि सभी धर्मों से निर्मित संवेद भारतीय चिंतन के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयत्न किया। अर्थात इन्होंने जो भी आलोचना ग्रंथ लिखा है, जो भी आलोचना दृष्टि इन्होंने दी है, उसमें देश काल व्यापी संदर्भों को उन्होंने केंद्र में रखा है। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी आलोचना। जब मार्क्स की बात आती है, जब कार्ल मार्क्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समतामूलक समाज और आर्थिक परिदृश्य, शोषक नीतियां, शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना ही केंद्र में आती है। तो मार्क्सवादी आलोचना को अगर हम देखें तो ये सारे बिंदु ध्यान में रखकर जब कोई रचनाकार किसी पुस्तक की आलोचना करता है या फिर मूल्यांकन करता है तो उसे मार्क्सवादी आलोचना के अंतर्गत रखकर देखा जा सकता है।
जितने भी प्रगतिवादी आलोचक हुए, प्रगतिवादी रचनाकार हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं इस दृष्टि को अपनाया है और सबसे सुप्रसिद्ध आलोचक माने गए हैं रामविलास शर्मा। अब हम बात करते हैं निर्णयात्मक आलोचना की। अब निर्णयात्मक आलोचना की अगर हम बात करें तो नाम से स्पष्ट है कि निर्णय कर लेना। जब किसी रचना या फिर दो रचनाओं के मध्य तुलना करते हुए किसी निर्णय पे पहुंच जाना या फिर किसी रचनाकार की रचनाओं को पढ़कर समझकर उसका मूल्यांकन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, उसे कहते हैं निर्णयात्मक आलोचना। जैसे कि जब हम द्विवेदी युगीन आलोचना को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हिंदी नवरत्न और पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन जैसे जो आलोचक हैं उन्होंने जो आलोचना दृष्टि अपनाई उसमें देव और बिहारी के मध्य जो तुलना करते हुए उनके रचना की तुलना करते हुए जो श्रेष्ठ ठहराने की परंपरा वहां पर आई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये कहीं न कहीं निर्णयात्मक आलोचना के अंतर्गत रखकर देखा जा सकता है। एक उदाहरण मैं और देती हूँ, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें केशव दास को उन्होंने हृदयहीन कवि कहा है। तो हृदयहीन कवि कह देना, इसका अर्थ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके केशव की रचनाओं के आधार पर, उसका मूल्यांकन करने के आधार पर कहीं ना कहीं इनको हृदयहीन ठहराया है। केशव दास को अति अलंकारिकता के आधार पर कहें तो इनको हृदयहीन कवि ठहराया है। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय है, एक निष्कर्ष पर वह पहुंच चुके हैं कि हृदयहीन है केशव दास। और क्यों, इस कथन को भी मैं यहाँ कहना चाहूंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। यह निर्णय है, यह निष्कर्ष है जो कि ये केशवदास की काव्य परंपरा को के अंतर्गत पढ़ते हुए कहीं न कहीं शुक्ल जी उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और एक निर्णय लेते हैं। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा प्राप्त न था। उम्मीद है इस उदाहरण द्वारा आप निर्णयात्मक आलोचना को समझ गए हों। अब हम बात करते हैं आलोचना की जो विकास परंपरा है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आलोचना की विकास परंपरा वैसे तो रीति काल में ही इसकी नींव पड़ चुकी थी। रीति काल में देखें तो काव्यांग, निरूपण और लक्षण ग्रंथ ही ज्यादातर लिखे गए। क्यों? क्योंकि उस समय जो रचनाकार थे, कवि थे, ज्यादातर दरबारी थे। और एक बात कही जाती है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संस्कृत आचार्यों के रचनाओं का, उनके ग्रंथों का, उनकी वैचारिकी का अनुपालन कर अपना काव्यांग, निरूपण और लक्षण ग्रंथ लिखा। और ज्यादातर देखें तो कहीं न कहीं जो आलोचना थी वह गुण दोष तक ही सीमित थी। लेकिन फिर भी आधुनिक काल से जब गद्य विधा की जब शुरुआत हुई, जिसे आधुनिक काल जिसे गद्य युग भी कहा जाता है, जहां से गद्य लेखन की परंपरा शुरू हुई, वहीं से एक सुस्पष्ट व्यवस्थित आलोचना विधा की भी शुरुआत होती है। लेकिन हम रीति काल को, इसका आधार, काव्य शास्त्रीय आधार या फिर सैद्धांतिक आधार जो वहां दिया गया है, उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। उसको हम लेकर चलेंगे कि इसकी आधारशिला रीति काल में रख दी गई थी। जब हम आधुनिक काल से आलोचना की शुरुआत मानते हैं अन्य गद्य विधाओं के साथ, तो इसको हम बांटकर पढ़ेंगे, ऐसे समझने का प्रयत्न करेंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग, इन तीन भागों में हम आलोचना को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और समझने का यत्न करेंगे। भारतेंदु युगीन आलोचना, इस पे अगर हम भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु युगीन आलोचना की बात करें, तो सबसे पहले उसकी परिस्थितियों को थोड़ा समझना आवश्यक है। उस समय क्या हुआ था? गद्य युग भी कहा गया है, गद्य काल भी कहा गया है, अर्थात अब कविता के जगह गद्य स्थान पा गया।
गद्य लिखा जाने लगा यहाँ आकर, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि। साथ ही यहाँ पे भाषाई द्वंद्व भी थोड़ा कम हुआ। ब्रज भाषा कविता के लिए रही, खड़ी बोली में साहित्य रचा जाने लगा। और यहाँ आकर जो साहित्य है वो समाज के यथार्थ से जुड़ती है। जब साहित्य समाज के यथार्थ से जुड़ने लगती है तो आलोचना में भी कहीं ना कहीं ये चीज हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ देखें, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मूल रूप से या फिर प्रमुख रूप से कोई विशिष्ट कई सारे आलोचनात्मक ग्रंथ यहाँ नहीं लिखे गए, कुछ ही ग्रंथ हमें दिखाई देंगे। लेकिन जो वैचारिकी है, जो आलोचना दृष्टि है साहित्यकारों की, रचनाकारों की, वे तदयुगीन जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी उसमें लेख, टिप्पणी और निबंधों के माध्यम से दिखाई देता है। चाहे वह साम्राज्यवाद से मुक्ति की बात हो, अंग्रेजी शासन के विरोध की बात हो, चाहे सामाजिक जो कुरीतियां थी, छुआछूत, जाति व्यवस्था, उसकी बात हो, इस पे जो टीका टिप्पणियां थी वो किसमें आती थी? तदयुगीन पत्र पत्रिकाओं में, क्योंकि ज्यादातर जो साहित्यकार थे वे संपादक थे उस समय। इसी दौरान भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक या फिर कहें एक निबंध, नाटक नाम से जो निबंध उस समय जो हमें दिखाई देता है, उससे आलोचना की एक कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित शुरुआत भी देखने को मिलती है। यहाँ उन्होंने नाटक में कैसा होना चाहिए, नाटक समाज के लिए क्या उपयोगिता है, उसमें रस कैसा होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, आदि बातों पर, आदि सिद्धांतों पर एक व्यवहारिक व्याख्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ दिखाई देती है। यहाँ पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात यहाँ से हमें दिखाई पड़ता है, जो ध्यान देने वाली बात है। इसके अतिरिक्त इन्होंने धर्म की भी व्यवहारिक व्याख्या की। और इस नाटक नामक निबंध के अतिरिक्त बात करें हम तो बालकृष्ण भट्ट व बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना अपने पत्रिकाओं में छापी या फिर देखने को मिलता है। तो कहें कि कहीं ना कहीं नाटक नामक जो निबंध है वो, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट द्वारा संयोगिता स्वयंवर की आलोचना जो उस समय की पत्र पत्रिकाओं में छपी थी, इसको हम एक आलोचकी पुस्तक, या पुस्तक तो नहीं कहेंगे, एक सुव्यवस्थित आलोचना के रूप में मान सकते हैं या फिर देख सकते हैं भारतेंदु युग में। इसके अतिरिक्त ज्यादातर जो टीका टिप्पणियां थी वह लेखों और निबंधों के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में आती थी। अब हम आते हैं द्विवेदी युगीन आलोचना। जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो जितने भी विशेषताएं हमें भारतेंदु युग में अभी शुरुआती दौर में दिखाई देती हैं, उसका विस्तार हमें द्विवेदी युग में दिखाई पड़ता है। और कुछ बिंदुओं को पहले मैं बता दूं, फिर हम द्विवेदी युगीन आलोचना पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ आकर भाषाई द्वंद्व समाप्त हो गया था, गद्य पद्य वाला। यहाँ गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली ने स्थान ले लिया। और दूसरी चीज, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के हिसाब से ही जब द्विवेदी युगीन आलोचना की बात हम करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो दृष्टि है, चाहे भाषा पर हो, चाहे व्याकरणिक दृष्टि हो इनकी, इन्होंने किसी भी रचना को भाषा और व्याकरण के हिसाब से सुदृढ़ होना अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इसके साथ ही इन्होंने उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टि से किसी भी रचना को देखने परखने के आग्रही रहे हैं और देखा और परखा भी है। इसीलिए इसी उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने श्रृंगारिक रचनाओं को साहित्य के लिए उतना आवश्यक नहीं माना, समाज के लिए उतना आवश्यक नहीं माना, और साहित्य में उतना महत्वपूर्ण स्थान भी देने के ये पक्षपाती नहीं थे। जैसा कि उन्होंने लिखा भी है श्रृंगारिक और नायिका भेद जैसी रचनाओं के बारे में कि इन पुस्तकों के बिना साहित्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उल्टा लाभ ही होगा। इनके न होने से समाज का कल्याण है, इनके न होने से नववयस्क युवा जनों का कल्याण है, इनके न होने से इनके बनाने और बेचने वालों का कल्याण।
अब इस बात से तो स्पष्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपयोगितावाद को महत्व दिया है और नैतिकतावाद को महत्व दिया है काव्य को लेकर, रचना को लेकर, और यह दृष्टि उनकी आलोचकी दृष्टि है। अगर वो किसी रचना का मूल्यांकन करते हैं तो ये बातें तो अवश्य ध्यान में रहेंगी। इसके अतिरिक्त कवि और कविता, कवि कर्तव्य जैसे निबंधों में इन्होंने काव्य कैसा होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, समाज के साथ वह जुड़ती कैसी है, इसकी शैली पक्ष क्या है, इसके भाव पक्ष क्या है, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इसका व्याकरणिक पक्ष कैसा होना चाहिए, इन सब सिद्धांतों पर भी इन्होंने बातचीत की है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो तुलनात्मक आलोचना का विकास भी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर कहें कि द्विवेदी युगीन आलोचना की प्रमुख विशेषता कहें तो यह अतियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन जैसे आलोचकों ने यह तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ यहाँ कर दिया था, जिसमें आगे चलकर देव हैं श्रेष्ठ हैं कि बिहारी श्रेष्ठ है का जो झगड़ा है वो बात तक चलता रहा। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक हमें देखने को मिलती है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित साहित्यालोचन, जो एक सुव्यवस्थित, सुगठित, सुप्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में हमारे समक्ष दिखाई देता है। इसमें इन्होंने काव्य के कला पक्ष, भाव पक्ष को एक संस्कृति और सभ्यता के को दृष्टि में रखकर उसकी आलोचना की है, और कहीं न कहीं रचना के भाव पक्ष, कला पक्ष का संबंध किसी भी संस्कृति और इतिहास से कैसे होता है, इसको इन्होंने बहुत ही स्वाभाविक, व्यवहारिक ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। एक मैं कथन के द्वारा यह लेक्चर समाप्त करूंगी। जो देश अथवा जाति जितनी अधिक परिष्कृत तथा सभ्य होगी, उसकी कलाकृतियां उतनी ही अधिक सुंदर और सुष्ठु होंगी। इन्होंने कला साहित्य की उपयोगिता, उद्देश्य एवं गद्य विधाओं का विवेचन, काव्यांगों का संक्षिप्त, व्यवहारिक और सैद्धांतिक परिचय देते हुए हिंदी जगत के लिए साहित्यालोचन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा कि इनके पुस्तक का नाम ही है साहित्यालोचन। इसी के साथ आज का यह लेक्चर मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन इसके आगे की बातचीत करने के लिए हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।